हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ओके। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। ओके। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती करिए। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी तैयारी करिए अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने अंदर की कमी को पहचानिए, उसको घर पर ही सही करिए और जाकर एग्जाम में अच्छे से बैठकर एग्जाम दीजिए। अंडरस्टैंड? ओके। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? करेंट अफेयर्स, 31 मई 2024 का करेंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 मई 2024 करेंट अफेयर्स। करेंट बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आज का। देखते हैं। फर्स्ट, 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था। अब पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अब नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ, पूरे दुनिया के हेल्थ के बारे में तो कौन कराता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कराता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब ये मीटिंग हुई तो उसमें डिस्कस किया गया पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के बारे में, और अगर कोरोना जैसा बीमारी जो आया था अभी, इसको बचाया जा सके, ऐसी बीमारी फ्यूचर में न आए, उसके बारे में डिस्कस किया गया। ओके। और इंडिया से कौन पार्टिसिपेट किया? द सेक्रेटरी ऑफ यूनियन हेल्थ। ओके। यूनियन हेल्थ जो सेक्रेटरी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अपूर्वा चंद्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। पूछा जा सकता है कहाँ हुआ? जिनेवा में। हर साल जिनेवा में ही होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये है कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को बहुत सब लोग जानते होंगे। ओके। इसमें डिस्कस क्या किया गया? वर्ल्ड हेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ओके। डिस्कस अबाउट वर्ल्ड हेल्थ। ओके। समझना? एज वेल एज अवॉइडिंग एपिडेमिक, एपिडेमिक लाइक कोरोना इन फ्यूचर। कोरोना जैसा महामारी भी फ्यूचर में न आए। ओके। इन फ्यूचर। और कौन कराया था इसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कराया था। इसका काम ही है पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के बारे में मतलब जानकारी रखना। कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन देना पूरे वर्ल्ड को कि इससे फाइट कर किया जा सके। ओके। और यह जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में ही है। करेक्ट। पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के बारे में जो रिपोर्ट निकालता है वो कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान दिया, नोट डाउन कर लीजिए। इस असेंबली के दौरान ये डिस्कस किया गया कि अगर जो कोरोना जैसे बीमारी आया है, जिससे बहुत लोगों की जान गई, उस बीमारी से कैसे बचा जा सके, उसको आने से मतलब अगर फ्यूचर में अगर आ रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जा सके, इस सब के बारे में डिस्कस किया गया। ओके। चलिए स्टार्ट करें। सेकेंड न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। शारजहां चैलेंजर्स चेस टूर्नामेंट हुआ था। शारजहां चैलेंजर्स चेस टूर्नामेंट हुआ था कहां पर? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है यह टूर्नामेंट? क्योंकि जो विमेन कैटेगरी है उसमें इंडिया की विमेन जीती है। उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम क्या है, पूछा जा सकता है। और मेंस कैटेगरी में लास्ट ईयर 2023 में इंडिया के अर्जुन इरगैसी ने जीता था, परंतु इस साल ईरान के जो है मेन है वो जीते थे। देखते हैं कौन है, उनका नाम क्या है, क्योंकि पूछा जा सकता है नाम क्या है। ओके। शारजाह चैलेंजर्स चेस टूर्नामेंट या चेस चैंपियनशिप। विमेन कैटेगरी में कौन जीता है? इंडिया की विमेन कैटेगरी। ओके। दिव्या देशमुख।
दिव्या देशमुख जीती हैं। ओके, और मेन कैटेगरी में बर्डिया धनेश्वर, जो कहाँ के हैं, ईरान के हैं। ओके, लास्ट ईयर जो है मेन कैटेगरी में कौन जीते थे, अर्जुन इरगैसी, इन्होंने जीता था लास्ट ईयर। ये कहाँ के, इंडिया के थे। 2023 में या 2024 में, या भी 2024 में, समझ में आ गया। तो जो शारजहां चैलेंजर्स चेस चैंपियनशिप है उसमें इंडिया की दिव्या देशमुख विमेन कैटेगरी में जीती हैं, और ईरान के बर्डिया धनेश्वर मेंस कैटेगरी में जीते हैं। और ये हुआ कहाँ था, हर साल कहाँ होता है, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, शारजहां में होता है। ओके, नाम ही है शारजहां चैलेंजर्स चेस चैंपियनशिप, जहां पर सचिन बहुत छक्के मारते थे, शारजहां। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की विमेन जीती हैं, विमेन कैटेगरी में दिव्या देशमुख जीती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में, अभी एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, ताशकेंट उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसमें इंडिया ने कितना मेडल जीता है, इंडिया ने 7 मेडल जीता है, जिसमें से एक गोल्ड मेडल है और 6 ब्रोंज मेडल है। और जो गोल्ड मेडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, थर्ड है एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप, एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। ओके, हुआ कहाँ, ताशकेंट। ओके, कहां पर है, उज्बेकिस्तान। ओके, उज्बेकिस्तान की कैपिटल। अब इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, 7 मेडल, जिसमें से एक गोल्ड है, 1 गोल्ड है और 6 ब्रोंज है, 6 ब्रोंज है। समझ में आ गया। अब जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं उनका नाम क्या है, श्रीमत झा, श्रीमत झा। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि श्रीमत झा किस गेम से रिलेटेड है, तो आर्म रेसलिंग से रिलेटेड है। उनको गोल्ड मेडल मिला है, कहां पे मिला है, एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में। और जो 6 ब्रोंज है उसमें से 2 ब्रोंज किसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश की हैं, कौन है, इब्बी लोलेन, इब्बी लोलेन को 2 ब्रोंज मिला। इब्बी लोलेन जो है 2 ब्रोंज मेडल जीती हैं, वोन 2 ब्रोंज मेडल। ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बात ये फीमेल है, अरुणाचल प्रदेश से है, उनका नाम क्या है, इब्बी लोलेन, इन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीता है, किसमें, एशियन आर्म्स रेसलिंग में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया, श्रीमत झा के बारे में ध्यान दीजिए। ओके, इब्बी लोलेन पूछा जा सकता है, इब्बी लोलेन जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा, सिंगर है, म्यूजिशियन है, ओके, क्या है, स्पोर्ट्समैन है, ओके, स्पोर्ट्स वीमेन है, जो भी है वो पूछा जा सकता है। अगर आपको पता है तो आप टिक कर लो कि +2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल। अब पूछा जा सकता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है, ऑप्शन दे देगा, फाइनेंस कमीशन ने लॉन्च किया है, आरबीआई ने लॉन्च किया है, ओके, सेबी ने लॉन्च किया है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसको कौन लॉन्च किया है, इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है, ध्यान दीजिएगा, प्रवाह पोर्टल डायरेक्टली पूछा जाएगा, प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई कब, आरबीआई की
इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बनाया कब गया था, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 को हुआ था। इतना तो पता है सबको। ओके, तो प्रवाह पोर्टल किस लिए बनाया गया था। ओके, अगर कोई व्यक्ति है या इंडिविजुअल हो, अकेला हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटिटी हो, अगर उसको चाहिए कुछ स्टैब्लिश करना चाहता है और उसका ऑथराइजेशन आरबीआई देता है या उस चीज को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो ऐसे में उसको लाइसेंस चाहिए होता है, उसको ऑथराइजेशन चाहिए होता है, तो वो किससे लेगा, आरबीआई से लेगा। अभी तक क्या होता था, तो उसको आरबीआई के ऑफिस में जाना पड़ता था। ओके, उसको वहां पे फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। समझ में आ गया। तो अब ये प्रवाह पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। तो प्रवाह पोर्टल में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको कुछ ऐसा कुछ चाहिए, ऐसे डिपार्टमेंट में कुछ चाहिए हमको जहां से ऑथराइजेशन आरबीआई देता है या रेगुलेट आरबीआई करता है, तो हम ऑनलाइन पोर्टल है, इसका नाम है प्रवाह पोर्टल, वहां पे जाके फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आराम से अपना एसबीआई काम करता, आरबीआई काम करता रहेगा। हम क्या करेंगे, उसको देख भी सकते हैं। ओके, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा काम कहाँ तक पहुंचा है। एक इससे क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा समय बचेगा, बिजनेस हमारा और अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ओके, तो यूजर फ्रेंडली है एक तरीके से। फॉर इंडिविजुअल्स किस लिए लॉन्च किया गया, फॉर इंडिविजुअल और एंटिटीज टू ऑब्टेन, मिल सके उनको ऑथराइजेशन, लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस मिल सके। अब लाइसेंस के लिए पहले जाना पड़ता था ऑफिस में, समय लगता था, इसको ध्यान दीजिएगा। लाइसेंस मिल सके उनको, और रेगुलेटरी रेगुलेशन चाहिए अगर उनको, तो ओके, जो कि अगर वो चीज रेगुलेट हो रहा हो, ओके, अगर वो चीज रेगुलेट हो रहा है किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा, तो हमको आरबीआई से परमिशन चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया आरबीआई परवा, उस पर जाकर हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। कितने फॉर्म भर सकते हैं, 60 फॉर्म भर सकते हैं। आप समझ सकते हो, 60 फॉर्म भर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो परवाह पोर्टल है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। ओके, या ये परवाह पोर्टल किस लिए बनाया गया है, समझना, डायरेक्टली पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिफ्थ, कैंपी फ्लेगरी। कैंपी फ्लेगरी, अब ये पूछा जाता है कैंपी फ्लेगरी है क्या। ये एक सुपर वोल्केनो है। ओके, और कहां पर है, इटली में। न्यूज में क्यों है, क्योंकि वहां पर विस्फोट हुआ है। कैंपी फ्लेगरी जो रीजन है, उसके आसपास बहुत ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आया था, जो कि पिछले 10 साल में पहली बार इतना खतरनाक अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक के कारण जो कैंपी फ्लेगरी है, उस वोल्केनो है, वहां पर क्या हुआ था, विस्फोट हुआ। इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कैंपी फ्लेगरी है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कैंपी फ्लेगरी वोल्केनो किस कंट्री में है। ओके, ये एक्टिव वोल्केनो है कि नहीं है, हाँ सिंपल, तभी विस्फोट हुआ था, एक्टिव वोल्केनो है। ओके, ये क्या है, सुपर वोल्केनो है। कहां पर है, इटली में। ओके, अब ये न्यूज में इसलिए है कि रिसेंटली मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक ऑफ द डिकेड, ओके, occurred in Italy's Campi Flegrei area। समझ में आ गया। तो पूछा जा सकता है, जो ध्यान है, कैंपी फ्लेगरी एक सुपर वोल्केनो है, जो कि कहाँ है, इटली के नेपल्स में है। और न्यूज में क्यों है, क्योंकि वहां पर उस एरिया में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, इसके कारण जो ये वोल्केनो है सुपर एक्टिव हो गया था। ओके, नेक्स्ट है पोस्टमोस्टली 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 awarded
द Dag Hammarskjold medal. Okay, अब posthumously awarded the Dag Hammarskjold medal. अब Dag Hammarskjold medal. ओके, अब इसको आप लोग प्रोनाउंस कर लीजिएगा कैसे? दाग है, हैमर्सजोल्ड मेडल। पूछा जा सकता है कि दाग हैमर्सजोल्ड मेडल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? यह दिया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। यह दिया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। किस लिए दिया जाता है? जो सोल्जर्स होते हैं, पुलिसमैन है या सिविलियन है, जो कि जहां पर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं, यूनाइटेड नेशन क्या करता है? पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। जैसे मान लो किसी कंट्री के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, तो वहां पे पीस मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन क्या करता है? अपने पीस कीपिंग फोर्सेस वहां भेजता है। अब किसी कारणवश अगर किसी भी सोल्जर्स कोई सोल्जर शहीद हो जाता है, तो सोल्जर्स को क्या दिया जाता है? मरणोपरांत अगर वो मतलब शहीद हो गया है, उसके बाद उसको दाग हैमर्सजोल्ड अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। ओके, तो यह न्यूज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 60 मेडल्स दिए गए इस साल। किसको किसको दिया गया? मिलिट्री को दिया गया, पुलिसमैन को दिया गया और सिविलियन को दिया गया जो कि पीस कीपिंग में इन्वॉल्व थे। उसमें से एक जो व्यक्ति हैं वो इंडिया के हैं, उनका नाम है धनंजय कुमार सिंह। उनको मिला है यह मेडल, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको क्यों मिला है? वो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, वहां पे पीस मेंटेन करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। इस कारण उनको यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? सम्मानित कर रहा है विद द दाग हैमर्सजोल्ड मेडल द्वारा। समझ में आ गया? ये किसको दिया गया है? ध्यान देना, ये दिया गया धनंजय कुमार सिंह को। धनंजय कुमार सिंह को। और ये कौन थे? ओके, यह यूनाइटेड नेशन के सोल्जर्स थे, पीस कीपिंग सोल्जर। ओके, और इनकी he was killed in Democratic Republic of Congo while maintaining the peace. इन कांगो। समझ में आ गया? ओके, अभी कांगो में क्या है? पीस मेंटेन करते समय धनंजय कुमार सिंह जी शहीद हो गए थे, इसलिए उनको सम्मानित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने दाग हैमर्सजोल्ड मेडल से उनको सम्मानित किया है। इसलिए हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल 60 लोगों को दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, केवल मिलिट्री मैन को नहीं दिया जाता, पुलिस मैन को भी दिया जाता है और सिविलियन को भी दिया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जो पीस कीपिंग में इन्वॉल्व हो, वो सिविलियन हो या पुलिस मैन हो और मिलिट्री से हो। अब ऐसा तो नहीं है कि ना कि मतलब यूनाइटेड नेशन जो है वो हायर करता है मिलिट्री मैन को। नो, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ सोल्जर्स को यूनाइटेड नेशन में देते हैं कि वो पीस कीपिंग ऑपरेशन में इनका यूज कर सके। ओके, इनको भेज सके। जैसे पीस कीपिंग फोर्सेज में सबसे ज्यादा इस समय कौन है? नंबर 1 पे नेपाल है। हमेशा से इंडिया रहता था, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करने में नेपाल है। सेकंड पे इंडिया आ गया है। पर इंडिया का बात ही अलग है, जहां पे जाते हैं वहां पे पीस मेंटेन करने में एकदम कामयाब होते हैं। इंडियन सोल्जर्स की इसलिए रिस्पेक्ट हर जगह होती है। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, फाउंडेशन डे। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका फाउंडेशन डे 30 मई को मनाया जाता है? फाउंडेशन डे 30 मई को मनाया जाता है। पता है आप लोगों को? पता होगा, गोवा। गोवा स्टेट है जिसका फाउंडेशन डे 30 मई को मनाया जाता है। ओके, और यह जो स्टेट है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारे कंट्री का। स्मॉलेस्ट स्टेट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और सबसे बाद में आजाद होने वाला यह राज्य है, सबसे बाद में। 1947 में हम लोग आजाद हुए, फिर 1947 से लेकर 1961 तक
यह पुर्तगाल के अंदर था, पोर्चुगीज के अंदर था। उसके बाद ऑपरेशन विजय के तहत हम लोग क्या करते हैं, पुर्तगाल को और दमन दीव को हम लोग इंडिया में मर्ज कर लेते हैं ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय का नाम और आप लोग सुने होंगे कारगिल वॉर में। ऑपरेशन विजय के तहत क्या होता है, इन 1961 में गोवा और दमन एंड दीव को क्या करते हैं, इंडिया के अंदर मर्ज कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, 30th मई 1987 को गोवा को फुल स्टेट का दर्जा मिल जाता है। गोवा को क्या मिल जाता है, स्टेटहुड का दर्जा। गोवा पूरा कंप्लीट स्टेट बन जाता है, राज्य बन जाता है। और दमन दीव को सेपरेट करके यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है रिसेंटली। समझा क्या, पक्का। ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। 30th मई 1987 को इसको फुल स्टेट का दर्जा मिला था। उससे पहले 1961 तक ये पोर्चुगीज के अंदर में था। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है या राज्य है इंडिया का जो सबसे बाद में आजाद हुआ, होता है गोवा। वो किसके अंदर था, पोर्चुगीज के अंदर था, पुर्तगाल के अंदर था। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है मैगलन मिशन। मैगलन मिशन। अब मैगलन मिशन किससे रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। मैगलन मिशन, ओके। तो यह नासा का मिशन है, ओके। नासा का मिशन है, किससे रिलेटेड है, वेनस से रिलेटेड है, शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, वेनस से रिलेटेड है। इसको 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था, नासा का जो वेनस का जो सरफेस है उसको मैप करने के लिए और उसके सरफेस को स्टडी करने के लिए, ओके। टू मैप एंड स्टडी द सरफेस ऑफ वेनस by using radar imaging। राडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से जो वेनस का जो सरफेस है उसको मैप करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो स्टडी के दौरान क्या पाया गया कि वहां पे जो 1990 या 1992 के दौरान वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, तो उसके कारण जो लावा बाहर निकला था, तो लावा ट्रेवल किया होगा, ओके। तो उसका पाथ साइंटिस्ट को मिला है, ओके। अब इससे क्या हो जाएगा, लाइफ तो पॉसिबल नहीं है वेनस पे, परंतु बहुत सारे ऐसे मेटल्स होंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके लाया जा सकता है और यूज किया जा सकता है अर्थ पे। पक्का समझ में आ गया, अंडरस्टैंड, गॉट इट, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए। तो मैगलन मिशन पूछा जा सकता है कि मैगलन मिशन, ओके, मैगलन मिशन किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा, ओके। मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर। सिंपल सी बात है, अगर पता है तो टिक करोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा। वेनस से रिलेटेड है, किसका मिशन है, नासा का मिशन है। काम क्या है, जो वेनस का सरफेस है उसको मैप करना और उसको स्टडी करना। समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए, ओके। तो उनका नाम क्या है, राकेश रंजन, उनका नाम है राकेश रंजन। समझ में आ गया। और राकेश रंजन से पहले कौन था, एस किशोर। इनसे पहले जो थे वह एस किशोर थे, और एस किशोर को हटा दिया गया और राकेश रंजन को, एस किशोर में तो रिटायर हो गए, अब राकेश रंजन को क्या बना दिया गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के
चेयरमैन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता क्या है? ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट करता है, उसका एग्जाम कंडक्ट कराता है और ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट करता है। समझ में आ गया? पक्का 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ओके, रिक्रूटमेंट करता है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। और कब बनाया गया था? 1975 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। गॉट इट? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यदीप गुप्ता। अब पूछा जा सकता है सत्यदीप गुप्ता किससे रिलेटेड हैं? ऑप्शन दे देगा, माउंटेनियर है, ओके, या जर्नलिस्ट है, या आर्टिस्ट है, ओके, या पॉलिटिशियन है। तो ध्यान देगा, माउंटेनियर है सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता ये है क्या? माउंटेनियर। अब ये न्यूज में क्यों है? ओके, इन्होंने एक सीजन में, ओके, सीजन जो चल रहा है अभी, एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्योत्से को दो बार चढ़ाई किए हैं। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं जो ये काम करने वाले हैं। तो एक सिंगल इन अ सिंगल सीजन, ओके, दो बार, ट्वाइस क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एंड माउंट ल्योत्से। ओके, माउंट ल्योत्से। माउंट ल्योत्से कहां पर है और माउंट एवरेस्ट दोनों जो है हिमालयन पीक है, दोनों हिमालयन पीक है। ओके, तो वहां पर उन्होंने चढ़ाई की है एक ही सीजन में, लगभग 10 से 12 दिन के अंदर पे दो बार माउंट एवरेस्ट पर और माउंट ल्योत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद माउंट ल्योत्से तक उन्होंने पैदल चले हैं, ट्रेवल किए हैं 11 घंटे 15 मिनट में। ध्यान देना, फ्रॉम माउंट एवरेस्ट टू माउंट ल्योत्से ट्रेवल्ड इन 11 मिनट 11 आवर्स 15 मिनट्स में। ओके, तो इन्होंने ये भी रिकॉर्ड बना लिया है। दोनों पूछा जाता है, माउंट ल्योत्से कहां पर है? ये हिमालयन पीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या नाम है इनका? सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने फर्स्ट पर्सन हो गए हैं जो कि एक सीजन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्योत्से को दो बार चढ़ाई किए, दो बार क्लाइम किया वहां पर। पक्का समझ में आ गया? तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और जाने से पहले अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। ओके, और पढ़ते रहिए और पढ़ते के साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।